जादुई संतरे का पेड़। ये कहानी रूपनगर गांव की है। गांव में थोड़ा दूर जंगल के किनारे पर किशोर का घर था। किशोर अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहां रहा करता था। रात का समय था। सब लोग अपने अपने घरों में सो रहे थे। किशोर भी अपने परिवार के साथ अपनी झोपड़ी में सोया हुआ था कि तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बहुत तेज आंधी चलने लगती है। किशोर के घर के ऊपर से जा रही बिजली की तारों से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और घर में आग लग जाती है। तभी किशोर की आंख खुलती है। सीमा, पायल, जल्दी उठो, घर में आग लग गई है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अरे, ये सब बाद में देखना। चलो जल्दी बाहर निकलो अभी। किशोर अभी बोल ही रहा था कि तभी उनकी तरफ एक छत का कुछ हिस्सा जलकर नीचे गिरता है। आह, माँ! अरे, कुछ नहीं हुआ बेटा, सब ठीक है। चलो चलो, जल्दी बाहर चलो। तीनों कैसे भी करके घर से बाहर निकलते हैं। अच्छा हुआ हम उस तरफ नहीं सोए हुए थे, पता नहीं वरना आज क्या हो जाता। देखते ही देखते किशोर का पूरा घर जल गया। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। घर तो जल गया जी। अब हम इतनी बारिश में कहाँ जाएंगे? तीनों बारिश में भीगे हुए थे। किशोर की नजर कुछ दूरी पर बने भैंसों के तबेले पर जाती है। बारिश जोरों की है, चलो वहां तबेले में जाकर रुकते हैं। उस रात वो तीनों वहीं रुकते हैं। एक तरफ उनकी जली हुई झोपड़ी थी जो पूरी तरह से टूट गई थी। साथ ही तेज आंधी और बारिश ने उनकी खेत की फसल भी बर्बाद कर दी थी। अगली सुबह बारिश रुक जाती है, लेकिन उन तीनों को अब बहुत तेज भूख लगी थी। पिताजी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। तुम दोनों यहीं रुको, मैं जंगल से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। अरे, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कुछ नहीं मिला तो मेरी बेटी को मैं क्या खिलाऊंगा। आगे चलते चलते किशोर को जंगल में एक संतरे से भरा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे, इतने सारे संतरे, वो भी एकदम पके हुए। भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये संतरे का पेड़ मिला। जैसे ही किशोर संतरे तोड़ने के लिए पेड़ की तरफ जाता है तो उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा सांप बैठा हुआ था। किशोर उस सांप को देख लेता है और वो एकदम से पीछे हटता है। हे नाग देवता, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है, मुझे 2-4 संतरे लेने थे, अब मैं क्या करूं। किशोर का ऐसे बोलते ही वो सांप वहां से चला जाता है। तभी उनमें से एक संतरा बोलता है, किशोर, तुम्हारे साथ तो सच में कितना बुरा हुआ है। हम सब परीलोक के जादुई संतरे हैं। अरे बाप रे, ये तो सचमुच कमाल हो गया। नहीं नहीं, कहीं यहाँ कोई भूत तो नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अरे ओहो, घबराओ मत। मैंने कहा ना, हम जादुई संतरे हैं। हम इंसानों से बात कर सकते हैं और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद? लेकिन कैसे? अपने जादू से तुम्हें हम जादुई सोने के संतरे देंगे और तुम उन सोने के संतरों को सुनार के पास लेकर जाकर बेच देना, जिससे तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर जादुई संतरा अपने जादू से वहां पर 4 सोने के संतरे प्रकट कर देता है और किशोर के हाथ में देता है। अरे, ये तो सच में सोने के संतरे हैं। आपका बहुत धन्यवाद जादुई संतरे। किशोर खुशी खुशी वो संतरे लेकर बाजार में जाता है और सुनार के पास जाकर उन्हें अच्छे दाम पर बेच देता है। सोने के संतरे बेचकर किशोर को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। अब तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मैं सबसे पहले जाकर खाने के लिए दाल चावल ले चलता हूँ। पायल देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी, उसे दाल चावल बहुत पसंद है। किशोर दाल चावल लेकर अपने घर जाता है और वो आकर सीमा को सारी बात बताता है। ये तो काफी पैसे हैं जी। इन पैसों से अब हम अपना घर बनवा लेते हैं, साथ ही खाने के लिए राशन भी भरवा लेते हैं। किशोर ऐसा ही करता है
वो अपने लिए अच्छा सा घर बनवाता है और कुछ राशन भी जमा करके रख लेता है और अपनी बेटी का दाखिला एक बड़े से प्राइवेट स्कूल में करवाता है। फिर एक दिन, सुनिए जी, आप क्यों सारा दिन खेत में इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इतनी कमाई नहीं हो पाती? इससे तो अच्छा होगा ना कि आप फिर से उस जादुई संतरे से सोने के संतरे मांग लीजिए और फिर उससे आप अपना कोई बड़ा सा रोजगार शुरू कर लेना। तुम ठीक कहती हो। वैसे भी खेती के काम तो मौसम के ऊपर निर्भर करते हैं। मौसम खराब तो फसल खराब। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। किशोर फिर से जादुई संतरे के पास जाता है। क्या हुआ किशोर, आज इतने दिनों बाद तुम यहाँ कैसे? जादुई संतरे, मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत आन पड़ी है। अब क्या बताऊं, खेती बाड़ी का काम है तो, लेकिन उसमें कभी फसल ज्यादा बारिश के कारण या तो ज्यादा ठंड और धूप के कारण बर्बाद हो जाती है। इसलिए तुम्हारी मदद चाहिए थी ताकि खुद का काम शुरू कर सकूं। अगर तुम मुझे जादुई सोने का संतरा दे दोगे तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और जादुई सोने का संतरा दे देता हूँ। तुम इसे बेचकर अपने लिए कोई अच्छा सा काम शुरू कर लेना। गांव में कोई भी बड़े कपड़े की दुकान नहीं थी, इसलिए वो गांव में कपड़ों की दुकान खोल लेता है। किशोर की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी। देखो सीमा, आज पूरे 6,000 की कमाई हो गई है। इससे क्या होगा जी, क्यों ना हम शहर जाकर कपड़ों का बड़ा सा शोरूम खोल लें। अरे महीने में लाखों कमाएंगे, लाखों। ज्यादा लालच भी अच्छा नहीं है सीमा। मैं गांव में रहकर भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ। अगर इन पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे तो अगले साल तक नई जमीन ले लेंगे। आप ना कुछ बड़ा सोचो। अरे आप उस जादुई संतरे से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेते? अब तक तो उसने हमारी मदद की ही है। अरे एक बार और सही। वैसे भी आप तो लोगों की भलाई कर रहे हो ना। अगर आप बड़ा शोरूम खोलोगे तो वहां पर काम करने वालों को भी तो रखोगे ना, और साथ ही हम उनको रोजगार भी देंगे। और जो आपकी गांव वाली दुकान है वो हम किसी और को संभालने के लिए दे देंगे और उसे हर महीने पगार दे दिया करेंगे। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। अब एक बार फिर किशोर उस जादुई संतरे के पास गया और उसे सारी बात बताई। जादुई संतरा समझ जाता है कि इसकी पत्नी के मन में लालच भर चुका है, लेकिन फिर भी वो एक बार फिर से उसकी मदद कर देता है। ये लो किशोर, अब इस सोने के संतरे को बेचकर तुम खुद का शोरूम शहर में खोल लो। लेकिन एक बात याद रखना, कभी भी किसी का हक मत मारना और सबके साथ अच्छे से बर्ताव करना, नहीं तो तुम अपना सब कुछ खो दोगे। किशोर ने उस शहर में अपना बड़ा सा शोरूम खोल लिया और गांव वाली दुकान सीमा देखने लगी। उसने काम पर एक औरत रख ली थी और जब तनख्वाह देने का वक्त आया, रेनू ये लो तुम्हारी पगार। ये क्या दीदी, ये तो 5,000 ही है, बात तो 10,000 की हुई थी ना। अरे तुम यहाँ ना इतना मेहनत का काम अच्छा नहीं करती जो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूं। इतना ही काफी है, तुम इतने पैसों के लायक ही हो। ये तो गलत है ना दीदी। अच्छा, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी? आज से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे बहुत लोग हैं जो यहाँ मुझसे काम मांग रहे हैं। निकलो तुम यहाँ से। सीमा वो 5,000 रुपए भी रेनू से छीन लेती है और उसे धक्का मारकर अपनी दुकान से निकाल देती है। वो बेचारी रेनू रोते हुए वहां से चली जाती है। जादुई संतरे से इतना कुछ मिलने के बाद भी और इतना पैसा कमाने के बाद भी सीमा दूसरे गरीब लोगों का हक मारने लगी थी, जो बात जादुई संतरे को पसंद नहीं आती। इसलिए जादुई संतरा उनसे अपना सब कुछ छीन लेता है और वो लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया? तुम्हें पहले ही कहा था कि इतना लालच ठीक नहीं है। मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी जी, मुझे माफ कर दो। सीमा को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक बार की बात है, हरिया नाम का आदमी अपनी पत्नी मीना के साथ एक गांव में रहता था।
हरिया गांव में जमींदार के खेत में खेती करता था। जमींदार उसके बदले उन्हें थोड़े पैसे और खाने के लिए अनाज दे दिया करता था। जमींदार स्वभाव से बहुत ही चालाक व्यक्ति था। हरिया जमींदार के खेत में खूब मेहनत करता था। अगर किसी दिन हरिया को आने में देरी हो जाती तो जमींदार उसका बदला उसके पैसे और अनाज से काट कर लेता था। सेठ जी, इतने कम पैसे और इतने अनाज में मेरा घर कैसे चलेगा? ये सब पहले सोचना चाहिए था। अगर यहाँ काम करना है तो समय से आना पड़ेगा, नहीं तो खुद ही भुगतना पड़ेगा। सेठ जी, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अपने घर की समस्या अपने घर में देखो। सेठ जी, रामू भी तो देरी से आया था। आपने उसके हिस्से के पैसे और अनाज तो नहीं काटे, तो मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इससे सारे पैसे और अनाज ले लो। अब से काम पर लौट के मत आना, और ना ही इस गांव में तुझे कोई काम देगा। जमींदार के आदमी हरिया से सारे पैसे और अनाज ले लेते हैं। नहीं सेठ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे काम से मत निकालिए। मेरा घर कैसे चलेगा? हरिया जमींदार के आगे बहुत रोता है और गिड़गिड़ाता है, मगर जमींदार उसकी एक नहीं सुनता। हरिया उदास होता है और अपने घर पहुंचता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास नजर क्यों आ रहे हो? सब खत्म हो गया मीना। मीना, सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया और उसकी वजह से मुझे कोई भी काम नहीं दे रहा। घर में राशन भी नहीं बचा होगा। अब तो रूखा सूखा खाकर ही आज का दिन काटना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, आप चिंता मत करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। मैंने कुछ पैसे जोड़ के रखे हैं, उनमें से 1-2 दिन का राशन ले आएंगे। ठीक का तो पता नहीं मीना, मगर पता नहीं कि ऊपर वाला अच्छे लोगों के साथ बुरा ही करता है। सब ठीक हो जाएगा जी, आप आराम करो। अगले दिन मीना ने जो पैसे जोड़ रखे थे उन पैसों को लेकर बाजार राशन खरीदने जाती है। रास्ते में मीना को एक बच्ची मिलती है। वे बच्ची पौधे बेच रही थी। माँ जी, पौधे ले लो। सुबह से एक भी पौधा नहीं बिका और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अगर आप एक पौधा खरीद लेते हो तो मेरी बोनी हो जाती है और उन पैसों का कुछ खा लूंगी। मीना उस बच्चे की बात सुनकर भावुक हो जाती है। वह बिना कुछ सोचे उस बच्ची को अपने सारे पैसे दे देती है और उस बच्ची से वे पौधे खरीद लेती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर वाला आपका भला करेगा। मीना वह पौधे लेकर अपने घर आ जाती है। यह बात वह घर आकर हरिया को बताती है। अरे मीना, तुमने ये क्या किया? मैंने माना उस बच्ची को पैसे की जरूरत थी, मगर उन पैसों से घर का राशन आना था। तुमने वे सारे पैसे ही बच्ची को दे दिए। मेरे से उस बच्ची का दुख देखा नहीं गया जी। वह बच्ची काफी दिनों से भूखी थी। उस समय मुझे लगा हमसे अच्छा उस बच्ची का पेट भर जाए। यह कहकर मीना घर के आंगन में आती है और उन पौधों को अपने घर के आंगन में लगा देती है। और जैसे ही मीना उनमें पानी डालती है, वह पौधा तुरंत पेड़ में बदल जाता है और उस पेड़ पर एक सोने का अमरूद लगा होता है। यह देखकर मीना और हरिया चौंक जाते हैं। अरे देखो मीना, ये तो चमत्कार हो गया। ये पौधा इतनी जल्दी पेड़ में बदल गया। और देखो, इस पेड़ पर सोने का अमरूद भी लगा है। हाँ हाँ, मैं भी देख रही हूँ। ये तो अद्भुत है। ये अमरूद तो बिल्कुल सोने जैसा चमक रहा है। अरे मीना, ये सोने जैसा नहीं, सोने का ही है। तभी उनके सामने वो बच्ची प्रकट होती है और वो एक परी के रूप में बदल जाती है।
मैं तुम्हारी परीक्षा लेने धरती लोक पर आई थी और उस परीक्षा में तुम सफल हुई। तुम्हारे घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था। तुमने अपनी परवाह किए बिना मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए उपहार स्वरूप मैंने यह अमरूद का पौधा तुम्हें दिया है। इस पेड़ पर रोज एक सोने का अमरूद आएगा, जिससे तुम्हें कभी भी पैसे की परेशानी नहीं होगी। मगर ध्यान रहे, अगर इस पेड़ को किसी ने उखाड़ने की कोशिश की तो वह उसी वक्त पेड़ की ऊर्जा में भस्म हो जाएगा। इतना कहकर वह परी वहां से गायब हो जाती है। हरिया उस सोने के अमरूद को सुनार के पास बेच कर आता है। सुनार उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे देता है। खुश होता हुआ हरिया अपने घर आता है। अरे देखो तो मीना, कितने सारे पैसे मिले हैं सोने का अमरूद बेचने के बाद। देखो तो जरा, इतने पैसे तो मैंने आज तक नहीं देखे। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। मीना भी यह देखकर बहुत खुश थी। अब हरिया हर रोज पेड़ से सोने का अमरूद तोड़ता और उसे सुनार के पास बेचकर सोना बेच उनके घर के हालात सुधरने लगे। उनका छोटा सा घर अब बड़े घर में बदल गया था। गांव में उन्होंने कई सारे खेत भी खरीद लिए थे। उनके घर में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हरिया की पूरे गांव में चर्चा होने लगी थी। जब ये बात जमींदार को पता चली तो वह अपने खबरियों से पता लगवा लेता है कि वह एक अमरूद के पेड़ की वजह से अमीर हुआ है। ओए हरिया, बाहर निकल। काफी देर आवाज लगाने के बाद जब हरिया बाहर नहीं आता तो जमींदार के आदमी हरिया के घर में घुस जाते हैं। हरिया, तुझे आवाज नहीं आ रही थी क्या? चल, सेठ जी बाहर खड़े हैं, वह तुझे बुला रहे हैं। अपने सेठ को बोलो वो यहीं आए मेरे पास। अच्छा, पैसे आने के बाद तू बहुत बोलने लगा है। रुक, अभी सेठ को बुलाता हूँ, वो ही तुझे ठीक करेगा। क्यों रे हरिया, लगता है तेरे ज्यादा ही पर निकल आए हैं। तेरे सारे पैर कतरने पड़ेंगे। जल्दी बता, वह अमरूद का पेड़ कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो, मैं तुमसे नहीं डरता। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। जमींदार के आदमी मीना के हाथ रस्सी से बांध देते हैं। घबराता हुआ हरिया जमींदार को बोलता है, सेठ, आप ये सही नहीं कर रहे हो। छोड़ दो मेरी पत्नी को, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। तुझे अपनी पत्नी को बचाना है ना, तो बता ये पेड़ कहाँ है? हरिया कुछ सोचने के बाद जमींदार को जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हें पेड़ के बारे में बता दूंगा, मगर उस पेड़ को आपको ही उखाड़ना होगा। जमींदार हरिया की बात मान जाता है। वह जैसे ही पेड़ को उखाड़ने की कोशिश करता है तभी वह एक राख में बदल जाता है। यह देखकर जमींदार के आदमी भी डर के भाग जाते हैं।